मैम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, और जो एंगल होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं आपके पास रेक्टेंगल में? मैम 90 डिग्री। डायगोनल जो होते हैं बच्चे, क्वेश्चन है ध्यान से सुनना। डायगोनल जो होते हैं आपके पास रेक्टेंगल और स्क्वायर में, क्या दोनों में इक्वल होते हैं या नहीं होते? मैम होते। होते हैं। तो मैंने तीन आपको कल करवाए थे, मैंने करवाया था रेक्टेंगल, स्क्वायर और एक करवाया था पैरेललोग्राम। इसमें से एक था जिसमें मैंने कुछ बोला था कि जो आपकी डायगोनल जब कट करते हैं तो वो इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा कुछ बताया था, या मैंने उसमें कुछ बताया ही नहीं था आपको? बताओ। मैम आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि मैंने कल आपको जो थे वो तीन करवाए थे, एक पैरेललोग्राम करवाया है, एक आपको स्क्वायर करवाया था, एक आपको रेक्टेंगल करवाया था। तो इन सब में मैंने किसी में ये बोला था कि सब में, वैसे ये लाइन तो सबके अंदर ही थी कि आपके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं क्या वो तीनों के बीच में सेम ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये क्वेश्चन आपको सोच के आना है कल और मुझे इसका आंसर देना है, मैं आप मैम दोनों से होते पूछूंगी। मैम वो जो होते हैं मैम दे आर मैम इक्वल। दे वो आर इक्वल, तो कल समझ के सोच के आना, मैं कल सेम ही क्वेश्चन पूछूंगी आप दोनों से, ठीक है? ओके मैम। ओके ध्यान से मैम। समझना सम्राट, थ्योरेटिकल पार्ट बच्चे मैंने कल अच्छे से लिखवा दिया है, आप वहां से नोट कर लेना, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ किसका मतलब क्या है, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल होता है आपके पास चार साइड्स वाली कोई भी फिगर होगी ना, कोई भी चार साइड वाली फिगर आपके पास दी होगी, फिर वो जरूरी नहीं है कि एक ही शेप में हो आपके पास, की बराबर ही गिवन हो, जैसे ये आपके पास दिया है तो ये बराबर है, आपकी सारी सबकी साइड भी इक्वल है आपके पास दी हुई, ये जो डॉट लगाए हैं ये भी बराबर ही है आपके पास, तो जरूरी नहीं है कि ऐसी ही कोई पिक्चर होगी जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, उसके जो पॉइंट लगाए होंगे वो भी बराबर होंगे, आप बराबर डिस्टेंस के ऊपर होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ये है आपके पास दिया हुआ, यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट। तो इस तरीके से भी अगर कोई फिगर आपके पास आ जाती है, चार साइड वाली कोई भी फिगर होगी आपके पास दी हुई, तो उसको आप क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानोगे, ठीक है सम्राट? कोई भी क्लोज फिगर बच्चे जो आपकी चार साइड से मिलके बनती है, जिसमें कि आपके जो पॉइंट होते हैं वो नॉन कोलिनियर होते हैं, तो आप उसको बोलते हो कि वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाती है, ठीक है? मैम फिगर भी बनानी है। आपने नहीं बनानी, आपको कल लिखवाया था, आप थे क्लास में कल, यस मैम। तो फिर आपका ध्यान कहाँ है? आपने यस नोट मैम। किया है कल, आप एटलीस्ट समझो तो सही उसको, आपसे मैंने इसी का क्वेश्चन पूछा था अभी लक्षिता, और आपको वो क्वेश्चन ही नहीं आया। ध्यान से समझो जो मैं करवा रही हूं आपको। क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ बच्चे? फोर साइड वाली कोई भी फिगर आपके पास हुई उसको क्वाड्रिलेटरल कहना है आपने। अब बात आती है कि पॉइंट जो होंगे क्या वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं बराबर, आपके पास जो साइड होंगी वो बराबर भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकते हैं, आपके पास जो पॉइंट दिए होंगे वो बराबर भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी फोर साइड वाली फिगर जो बंद होगी आपके पास, खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, उसको आप क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानोगे। अब क्या होता है, चार इसके कोने होते हैं, ये एक कोना हुआ, एक ये कोना हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चार अगर इसकी साइड हैं तो चार ही इसके वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस का मतलब होता है कोना, चार ही इसके कोने होंगे। और अगर चार कोने हैं इसके तो आप बोल सकते हो कि चार ही इसके एंगल भी होंगे, ठीक है? ओके मैम। जब ओके मैम। इसके चार साइड हैं, चार कोने हैं, तो चार ही इसके जो होंगे वो एंगल भी होंगे, ठीक है सम्राट? यस मैम। और अगर आप इसके सारे एंगल का सम करते हो, जैसे ए एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है और ये डी है, अगर आप इन सब का सम करोगे तो इन सब का एंगल डिनोट करते हैं मैथ में इस तरीके से कि एंगल ए प्लस में आपका एंगल बी प्लस में आपका एंगल सी प्लस में आपका एंगल डी, सब एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है? चारों एंगल का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होता है क्वाड्रिलेटरल में, ध्यान रखना इस चीज को,
ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आपको मैं इनको मैंने करवाया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है, टाइप्स। फर्स्ट वन आपके पास था पैरेललोग्राम। अब जो जो बच्चे चार साइड वाली फिगर है ना, उन सबको लेके आना है हमने इसमें, वो सारी ही क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में आती है। सबसे पहली है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होती है उसका अपोजिट पेयर जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। अपोजिट पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। ये मान लो कि ये आपका पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड है ये, इस वाले की अपोजिट साइड है ये। तो इनकी जो अपोजिट साइड होंगी एक दूसरे की, इसकी अपोजिट ये वाली है, तो ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। किसी को डाउट है इस स्टेप में जो मैंने करवाया तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। पैरेलल का मतलब होता है बच्चे, जैसे हम ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये पैरेलल है आपके पास। यहां पर भी सेम ही डिस्टेंस है, यहां पर भी सेम ही डिस्टेंस है, जहां मर्जी आप आगे तक इसको लेके जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे के मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को ऐसे कट करती हुई कभी नहीं जाएंगी। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो जितना स्टार्टिंग में ही है उतना ही बीच में भी होगा, उतना भी लास्ट में जहां तक ये जाती है वहां तक रहेगा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है ये। ठीक है। ओके मैम। उनको पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। अब बात हुई कि आपके जो एंगल्स हैं, ये जो साइड्स हैं, आपने बता दिया कि अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल है इसमें दी हुई। तो आपके एंगल जो होंगे बच्चे वो भी आपके पास इक्वल होंगे, और वो भी अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ए का अपोजिट कौन सा है, कौन सा बताओगे? ए का अपोजिट है सी, बी का अपोजिट है डी। तो ये जो अपोजिट अपोजिट वाले एंगल हैं वो भी इसके इक्वल होंगे। और डायगोनल वर्ड आता है, तो डायगोनल होता है आपके पास ये जो मैं सी से ए तक जोड़ रही हूँ लाइन और डी से बी तक जोड़ रही हूँ लाइन, तो इन दोनों को बोला जाता है डायगोनल। ये दो लाइनें जो होती हैं इनको डायगोनल के नाम से जाना जाता है। और डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं आपके पैरेललोग्राम में। ठीक है। ओके मैम। रिपीट करने की जरूरत है सम्राट, की समझ आ गया? मैम क्या बोला? रिपीट करने की जरूरत है कि समझ आ गया? मम्मी जो आपने रेड क्लास मम्मी लाइन्स लगाई मम्मी क्या है? डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं इनको, डायगोनल का नाम दिया जाता है इन दो लाइनों को। मैम मतलब ये दोनों मैम एक दूसरे को मैम कट करती हैं। डायगोनल जो होते हैं आपके पास वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करते हैं। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला मैंने इनको करवाया था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फिगर होती है इस तरीके की। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चे वो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है। ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है। अब क्या होता है, जब आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, आपके पास दी हुई चार इसके एंगल हैं, और रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं बच्चे आपके पास वो सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर। रेक्टेंगल के सारे जो एंगल होंगे, रेक्टेंगल के जो सारे एंगल होंगे वो सारे आपके 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। यस मैम। और आपके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब ए से सी तक कोई लाइन अगर आप जोड़ते हो, ए से सी तक अगर आप कोई लाइन जोड़ते हो, जैसे मैंने ये जोड़ दी ए से सी तक, और दूसरी मैम मैं बी से डी तक जोड़ रही हूँ, तो इनको बोलना है आपने डायगोनल। और ये डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं ओ पॉइंट के ऊपर। और इस रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं बच्चे वो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं आपके पास। ठीक है। यस मैम। मैम एक कॉल आ रही थी मैम उसे ओके। ठीक है। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके पास रेक्टेंगल। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। इसका मैंने थ्योरी वाला पार्ट जो है
या फिर जो भी मैंने आपको समझाना था इसमें, जैसे कि मैंने बोला कि ए बी साइड जो है वो सी डी के बराबर है, इक्वल है, क्योंकि बराबर है तो आप उसमें ऐसे लिखोगे इसको, ए बी इक्वल्स टू आपके पास है सी डी। और एक चीज और सुन लो, जब आपको पैरेलल बताना होता है ना बच्चे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है आपकी सी डी के, तो पैरेलल को ना मैथ की फॉर्म में, हम मैथ में ना पैरेलल इस तरीके से डिनोट करते हैं, दो लाइनें लगा देते हैं बीच में ए बी, दो लाइनें लगा दी बीच में, इसका मतलब ही पैरेलल होता है कि दो पैरेलल लाइनें हैं आपकी, ये ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और पूरा यस नहीं मैम। लिखना होता फिर पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल वैसा नहीं लिखते, ऐसे इसको दो लाइनें लगा देते हैं, उसका मतलब ही पैरेलल होता है, ठीक है। यस ठीक, मैम। ओके। अब नेक्स्ट हो गया कि आपके पास ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, और दूसरी आपके पास आ जाएगी बी डी इज इक्वल टू ए सी ए डी के। और एंगल जो है वो सारे ही आपके राइट एंगल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के बराबर। ध्यान से सुनना लक्षिता, मैं कल फिर से क्वेश्चन करूंगी इस चीज का। ओके मैम। अब ये हो गया रेक्टेंगल आपका खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है बच्चे, स्क्वायर की इस तरीके की पिक्चर होती है स्क्वायर की, ए बी सी एंड डी, इसकी सारी ही साइड आपके पास इक्वल दी होंगी। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं आपके पास, जो चारों एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और वो होते हैं 90 डिग्री के बराबर। मैंने समझाया था इस टाइप से जब भी आपको एंगल मेंशन होता है उसका मतलब ही 90 डिग्री होता है, कभी कंफ्यूज मत होना उस चीज में। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आपके पास कोई फिगर दी होगी और उसमें इस तरीके से बताया होगा, तो वहां पे उसका मतलब ही 90 डिग्री होगा, उसी में मत रह जाना कि इसका मतलब क्या हुआ, आप समझे। अगर ऐसी फिगर होगी आपके पास, इस तरीके से एंगल डिनोट किया है उन्होंने, तो इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है। ये अंडरस्टूड होता है सबको ही कि वो 90 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। ओके ये मैम। 180 होते हैं मैम। 180 कौन सा साइन रख सकते हैं? 180 को आप साइन से कैसे लिखोगे, उसको आप सिंपली लिखोगे 180, उसको आप ऐसे ही लिखोगे। अब एंगल में आप बता रहे हो, ऐसे आपके पास है तो वो तो अंडरस्टूड है सबको कि 180 के बराबर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है ये आपका, वो आपको इस तरीके से मेंशन नहीं होता। लेकिन जब 90 डिग्री की बात आती है तो आपके पास जैसे ऐसे दिया है, तो यहाँ पे तो इन्होंने लगा दिया ऐसे, तो इसका मतलब समझो कि 90 डिग्री, और यहाँ पे दो एंगल इस तरीके से बता देंगे वो। अब देखो स्क्वायर में मैंने ले लिया कि चार एंगल हैं हमारे ए बी सी डी, और चारों एंगल जो है वो राइट एंगल के बराबर है, तो आप लिखोगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, और सारे जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। सारी साइड भी इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए के बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो आपके डायगनल्स हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगनल भी इक्वल होते हैं आपके पास, तो आप क्या लिखोगे, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल। डायगनल जो है वो भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल। ठीक है, इतना कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओ मैम। ओके, आगे लिखवाना स्टार्ट, अब बताना समझाना स्टार्ट करूं नेक्स्ट वाला, कि ये एक बार पढ़ना है आपने? मैम पढ़ना है एक बार। एक बार पढ़ लो इसको, फिर उसके बाद मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप इसको फटाफट कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
लिया सबने? हम कर रहे हैं। डन मैम। बाकी बच्चों ने? मैम कर लिया है। आपने भी पढ़ लिया ना श्रीना? नेक्स्ट फोर्थ वन था आपका रोम्बस। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। RHOMBUS, रोम्बस। अब जो रोम्बस होता है ना बच्चे, उसकी भी चार ही साइड होती है। इस तरीके से होगा आपका रोम्बस। ABCD, ये आपके पास है एक रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी। इसकी भी स्क्वायर की तरह ही सारी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है बच्चे, कि आपका जो रेक्टेंगल होता है, ये जो रोम्बस होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ये एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। और साथ में आपने क्या देखा था कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल तो अब आप बात अगर रोम्बस की करोगे तो रोम्बस में आपके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो बात सही है आपकी। लेकिन जो जहां पे ये मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ, वहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। जिस पॉइंट के ऊपर ये मिलते हैं डायगोनल, वहां पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। समझे? मैम एक बार कुछ भी समझाओगे? रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस के जो डायगोनल जहां पे मीट करते हैं वहां पे एंगल बनता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, ओके। रोम्बस के एंगल जहां मिलते हैं वहां पे बनता है 90 डिग्री का एंगल आपका। बट इसके जो ये डायगोनल्स होते हैं ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में हमने देखा था कि इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं होते आपके पास। ठीक है, ओके मैम। अब इसका थ्योरी लिखो आप। रोम्बस मैम आपने कुछ बोला मेरे को? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो रोम्बस बोला। अ रोम्बस इन विच, मैम इससे भी पहले कुछ बोला था आपने। मैंने नहीं बोला है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, इज कॉल्ड अ रोम्बस। और अच्छा अपना माइक बंद कर दो। इज कॉल्ड अ रोम्बस। और इसमें क्या होता है आपके पास, अगर आप बात करोगे कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं रोम्बस के, उनका सम आपके पास 180 डिग्री के बराबर आता है। एडजेसेंट जो एंगल होते हैं आपके इसके, उनका सम जो है वो आपके पास आता है 180 डिग्री के बराबर। आप यहां तक लिख लो, फिर आगे मैं इसको समझाती हूँ। मैम मैम अर्जस्ट अर्जस्ट हाँ, एडजेसेंट। मैम वो क्या मैम उसका मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला एंगल जो होगा उसमें दिया हुआ। अगर एक लाइन की ही बात है, जैसे ये ए और बी वाला एंगल है, तो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। यस या फिर मैम। आप ये भी बोल सकते हो कि ए डी हो गया, ए सी हो गया आपके पास। ये एडजेसेंट एंगल हैं सारे आपके। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपके पास कि सम जो होता है आपका एडजेसेंट एंगल्स का, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल
मैम एडजेसेंट की स्पेलिंग क्या लिखी है ए के बाद? ADJACENT, ADJACENT. ओके मैम। Adjacent angles of a rhombus वन एट्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंगल ए और एंगल बी का सम करते हो तो वो आपके पास 180 डिग्री के बराबर आएगा। जैसे ये लिया मैंने ये और ये, तो ये 180 होगा। बी और सी का करोगे तो भी 180 आएगा। सी डी का करोगे सम तब भी 180 आएगा, क्योंकि वो सारे एडजेसेंट एंगल हैं आपके पास। और डी और ए का करोगे तब भी वो 180 के बराबर आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम, मैम लिख रहे हैं। ओके। मैम हो गया। डन मैम। डन मैम। ओके, अब बात आती है आपके रोम्बस में मैम कि जो मैं लिख रोम्बस। रही हूँ। ओके। डन मैम। ओके, अब नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया कि रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम। अब बात आती है कि इसकी जो साइड मैंने आपको बताई थी वो इक्वल होती हैं, तो उसको भी लिख लो आप इक्वल, और साथ में आपकी पैरेलल हुई वो। अपना प्लीज माइक बंद रखो जिसका भी ऑन है। आपकी जो साइड होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं, वो इसकी इक्वल होती हैं और पैरेलल होते हैं, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि ए बी जो है वो आपकी सी डी के पैरेलल है, एंड एडी लाइन जो है वो आपकी बीसी के पैरेलल है। और इनको आप इक्वल भी बोल सकते हो। ए बी इज इक्वल टू है बीसी के, वो इक्वल टू है सी डी के, और वो भी इक्वल है आपकी डी ए के। मतलब चारों साइड ही आपकी रोम्बस में इक्वल होती हैं, जैसा कि स्क्वायर में होती। ठीक है। ओके मैम, मैम लिख रहे हैं। ओके मैम, मैम लिख रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अपने एंड ए डी के बाद क्या लिखा है? पैरेलल बीसी। यस मैम। डन मैम, मैम हो गया मेरा। डन मैम, मैम हो ठीक गया। है। अब जो इसमें आप ये लाइन भी लिख लो, मैंने ऊपर डायगोनल वाला नहीं लिखवाया ना, ये भी लिख लो कि आपके रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट वो इक्वल नहीं होते, बट दे आर नॉट इक्वल। बट दे आर नॉट इक्वल। आपका रोम्बस ना इस तरीके से होता है, हल्का सा टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा होता है वो स्क्वायर से। मैंने तो ये थोड़ा सीधा ही बन गया ये ऊपर, लेकिन वो हल्का सा टेढ़ा होता है आपके पास। ठीक है। मैम ओके। बस ये मैम जो रोम्बस होता है मैम वो हल्का सा ही टेढ़ा होता है। इतनी प्रॉपर्टी लिखवाई मैंने आपको, आपने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सुनी। और लक्षिता, रोम्बस मैम का दे के आगे, दे आर के आगे क्या लिखा है? दे आर नॉट इक्वल। अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे बच्चे, ऐसे बनाओगे अगर आप इसको सीधा बिल्कुल, तो वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह लगेगा।
और स्क्वायर के तो डायगोनल इक्वल होते हैं आपके पास, तो आप उसको रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हो? ठीक है, तो आपको हल्का सा टेढ़ा करना पड़ेगा, उससे आपको प्रूव हो जाएगा कि एसी देखो लाइन कितनी लंबी आएगी और बीडी जो है छोटी सी आएगी, तो आपके तो डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा खुद को ही। ठीक है, ओके मैम। कर लिया सबने यहाँ तक? यस मैम, हो गया। सबका हो गया, किसी का बचा है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम लक्षिता स्टिकर भेज रही है। फिफ्थ है आपका लास्ट, इसमें ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की शेप होती है इस तरीके से। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, चार साइड आपके पास है। अब जो आपका ट्रेपेजियम होता है ना बच्चे, इसका जो एक अपोजिट पेयर होता है, जैसे ये ए डी है और यहाँ पे ये बी सी है, ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, लेकिन ये इक्वल बिल्कुल नहीं होता। और ये जो ए बी और सी डी है, ये तो अनइक्वल ही साइड होती है, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के। लग रही है आपको पहले एक ऐसे है दूसरी ऐसे है, ये कोई पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो एक होती है जो अपोजिट पेयर ऑफ लाइन होती है, साइड होती है आपके पास, उसमें से एक जो होता है वो आपकी पैरेलल होती है, लेकिन वो इक्वल बिल्कुल नहीं होती। और दूसरी जो होती है वो आपकी पैरेलल भी नहीं होती, उसको अनइक्वल साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके मैम। और अगर कभी आपको वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, तो ट्रेपेजियम का तो बहुत थोड़ा सा ही है आपको। जब हमें ट्रेपेजियम को सॉल्व करना होता है, तो अगर हाइट की बात करनी हो, तो यहाँ से हम इसको नीचे को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि हाइट इसमें शो हो जाती है। ये एक्सक्यूज मी हम मैम, मैम कल छुट्टी है तो मैम आप क्या बोलते हैं जल्दी ले सकते हो क्लास। कल छुट्टी है आपको? यस मैम। हम कल पीटीएम में। बाकियों को भी छुट्टी है सबको? मैम को होती है, बस जयंती है कोई। अच्छा, मैम वाल्मीकि जयंती है। मोबाइल अच्छा, चलो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है, सुबह बता दूंगी आपको क्लास का। चलो, अब ये आता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में जो फर्स्ट लाइन आपके पास आएगी, आप क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चार साइड वाली है तो उसको आप क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हो। क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is parallel। ठीक है, यस मैम। मैम आपने क्या लिखा अपोजिट के बाद? अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, अपोजिट साइड्स इज पैरेलल is called a trapezium। मैम हो गया। और ये जैसे मैंने ए बी सी डी आपके पास एक ट्रेपेजियम लिया, तो आपकी जो ए सी है और जो आपकी, नहीं ए सी नहीं मैम हुआ आपने ये। बोला कि अ, हम भेजा करेंगे मैम का जो भी हम क्लास में लिखते हैं। हाँ, क्लास के बाद भेजना है आपने। मैम मैंने भेजा था कल। आपने भेजा था, बाकियों ने नहीं भेजा था किसी ने भी। आर पैरेलल टू ईच अदर, ये है। ए बी और बी सी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल जरूर है लेकिन इक्वल नहीं है। डन मैम। बाकियों का भी हो गया सबका? डन मैम।
यहाँ पे बच्चे आपका यस क्वाड्रिलेटरल हो मैम। जाता है। यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको एक बार ये रिवाइज करो पहले जो भी मैंने करवाया, फिर उसके बाद मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा बता देती हूँ। ओके। इसको एक बार रिवाइज करो और यही सेम मैं आपसे कल पूछूंगी भी, ध्यान रखना। तो पढ़ के आना है कल। तब तक मैं आपको फोटो भेज दूँ। मैंने पढ़ने के लिए बोला अभी अश्विना। फोटो भेजने के लिए क्लास के बाद भी टाइम है, आप भेज सकते हो तब। यस मैम। आज हमारा रैंकिंग टेस्ट होगा। बोला। मैम आज हमारा रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट होगा। हाँ जी हाँ जी। ओके मैम। मैम शायद मैम मैं कल नहीं आया था, मैम उस वाली पीडीएफ को मैम फिर से करवा देना। मैम हमने कल रेज की दी थी। यस मैम। पढ़ लिया सबने ट्रेपेजियम तक? यस। नो मैम अभी मैं होमवर्क कर रहा हूँ। मैम कर दिया। तो आपने पढ़ लिया सारा ट्रेपेजियम तक? ट्रेपेजियम तक पढ़ी। ठीक है। मैम मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा। ओके। हो गया? यस मैम। यस मैम हो गया। क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल is 45 degree. Find the third angle. आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल आपका 45 डिग्री के बराबर है। आपको तीसरे वाला एंगल निकालना है। अब इसमें लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल फिगर ऐसे होती है आपके पास। एक एंगल आपको बोला है 45 का है, राइट का वर्ड होता है, एक एंगल वैसे ही 90 का होता है ना ऐसा? यस मैम। ठीक है। और यस आपको ये थर्ड वाला निकालना है, तो आप क्या करोगे? हमें पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सम, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जब आप उनका सम करते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इस कितने के बराबर होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपके पास हो जाएगा, सबका सम इक्वल्स टू 180 के बराबर। एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल बी है 45 डिग्री, एंगल सी आपको निकालना है।
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, दोनों को ऐड कर दो, इनको मैम कितना आ वो जाएगा? दिखा दो मैम जो आपने लिखा था मैम। आप क्वेश्चन में ही हो अभी? आप अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हो लक्षिता? मैम जो आपने लिखा मैम वो दिख गया। में हो गया। मैम लिख रहे हैं। मैम ओके, अब तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा 135, प्लस में आपका एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब आपको एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस में ये 135 लेफ्ट साइड से दूसरी साइड जाएगा, तो यहाँ पे तो प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। देखो माइनस करके कितनी आई वैल्यू, कितनी आएगी? मैम आपने क्या बोला? मैंने बोला कि एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस करके मैम 180 में 45 डिग्री। मैम 45। 45। मैम ऐसे ठीक है, क्वेश्चन मैम होमवर्क को दे दो। मेरा भी हो गया। मेरा पिछले मैसेज सुनाया था। मैं लिख दूंगी, स्क्रीनशॉट खींच। मैंने सबसे पहले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, 90 डिग्री। ये वाला आपका जो है वो 60 डिग्री के बराबर है एंगल। आपने ये वाला निकालना है, एक्स मैम की वैल्यू थर्ड वाला। हाँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। फिगर मैंने मैम बना दी है, आपने क्वेश्चन को घर में सॉल्व करना है, हमेशा शेयर करना है, ठीक है? ओके मैम। इजी। चल तू खाना खा ले, तब तक आज मेरे पुत्र फटाफट खिचड़ी। मैम मैं ठीक लिख है, रही थी मैम अभी ऊपर वाला। हो गया ना सबका? यहाँ तक नोट कर लिया, शेयर कर दो। शेयर कर दो। चलो आप नेक्स्ट मैम आपका मेरा नहीं रीजनिंग। हुआ मैम, थोड़ा सा नीचे। ये नीचे ही है बच्चे, और कितना नीचे करूं इसको? डैडी मैम। मैम थोड़ा सा। मैम क्वेश्चन दिखा दो जो आपने लिखा है। हो गया। मैम किसी का माइक ऑन है शायद। लक्षित आपका हो गया? यस मैम, मैम हो गया। ठीक है, अब आपके साथ जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आपका रैंकिंग टेस्ट वाला कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। कितने क्वेश्चन हुए थे इसके? हमारा बेबी तक हो गया था। यस मैम, मतलब 10th मैम वाली। अभी स्टार्ट ही नहीं किया था आई थिंक। नहीं नहीं, मैम हो हो चुका गया है, हो गया है बच्चे, आपको याद ही नहीं है, हो गया है।
मैम हम 11th करेंगे आज। बोस वाले तक हो गया था, जिसमें बोस था उसका आंसर। 11 से स्टार्ट करो। देखो, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट एज गुड एज एन, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल? मैम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 11। यस मैम 11th हो गया। नेक्स्ट करो, तब तक बाकी बच्चों का मैम नहीं हुआ फर्स्ट अभी क्वेश्चन पूरे। बता दो। यही तो है, 11 मैम क्वेश्चन से ही तो स्टार्ट करना है। मैम फर्स्ट क्वेश्चन बता दो। मैम लक्षिता 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, 10th तक हो गए थे आपके। यस मैम, मैम 11 तक मैम। आप लोग सुनते नहीं हो मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग अपना ही लगे रहते हो बोलने। मैम कंफ्यूज होगा तो मैम मैं भी। डन मैम, हो गया। लक्षिता का होने दो, बाकियों का तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 समझा दो। समझा मैम दूं। वो 11 वाला। 11 का आंसर कितना आया सबका? मैम ए। मैम 11 का मैम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एंड ई ईच हैज डिफरेंट हाइट। ए बी सी डी अलग अलग हाइट है इन सबकी। डी जो है वो ओनली शॉर्टर है आपका, डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी से ही छोटा और किसी से छोटा नहीं, यहाँ पे ओनली लिखा है, केवल सिर्फ इसी से छोटा और किसी से नहीं है। ई इज शॉर्टर देन ए एंड सी, ए और सी से ई छोटा है, ठीक है। हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, सबसे छोटा अगर आपको बताना होगा कौन है वो। डी जो है सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा, किसी से नहीं हो सकता। ई जो है वो ए और सी से छोटा है, इसका मतलब है कि जब डी आपका सिर्फ बी से ही छोटा होगा और किसी से नहीं होगा, मतलब बी जो है वो सबसे बड़ा होगा, फिर तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बी सबसे बड़ा ही होगा, ठीक है। और डी सिर्फ उससे ही छोटा है, और ई आपका ए से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, तो सबसे छोटा तो ई ही होगा आपका, ए ऑप्शन आएगा। बार समझा दोगे, आपने क्या बोला था? लाइन में लिखा है डी इज ओनली शॉर्टर देन बी, डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी से ही छोटा हो सकता है और किसी से नहीं होगा वो। नेक्स्ट लाइन में लिखा है ई शॉर्टर देन ए एंड सी, ई जो है वो ए से भी छोटा है और आपका सी से भी छोटा है, इन दोनों से छोटा है आपका सी ई। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा और किसी से नहीं है, इसका मतलब बी सबसे बड़ा है और बी जो है वो डी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि वो उसी से छोटा है, बाकी उससे छोटे ही हैं, ठीक है, वो किसी से छोटा नहीं है बाकियों में। अब बात आती है कि सबसे छोटा कौन है। ई जो है वो ए से भी छोटा है, सी से भी छोटा है तो यहाँ पे पूरे 5 ही हैं जिनके बारे में बात हो रही है, तो 5 में ये टोटल 5 हो गए, आंसर ई ही आएगा क्योंकि वही सबसे छोटा बताया गया है। ओके मैम। नेक्स्ट 13th। डन मैम। हम थर्ड हो गया। 13 13 हो। मैम 13 हो क्या आंसर गया। आया? क्या आंसर आया? मैम अश्विनी ना कर रही है। मैम न्यू है। हो गया 30 मेरा। क्या आंसर आया मैम बी ऑप्शन। बाकियों का? मैम बी ऑप्शन। सबका बी है। मैम बी दूसरा वाला बी। बी इसका तो बी ऑप्शन है, यानी कि सी इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन। इसीलिए पर मैंने तरह से बी बोला। मैंने हाँ। 14th क्वेश्चन आपका, किसी का गलत तो नहीं था ना? नो मैम। नेक्स्ट 14। सबकी अलग अलग हाइट है, टी इज टॉलर देन पी एंड बी बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू, पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट। आपको बताना है सबसे लंबा कौन है, सबसे टॉलेस्ट कौन है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये जो 14th की डी ऑप्शन में लिखा है, इसका क्या मतलब है? हम नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन मीन्स हम नहीं निकाल सकते।
ये हम नहीं निकाल सकते वाली ऑप्शन तब आती है जब आपके पास दो तीन ऑप्शंस बन जाती हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बट और तीनों में श्योरिटी होती है आपको कि इन तीनों में तीन ही ये तीनों हो सकते हैं, ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, बट वो ऑप्शन में नहीं है और वो हो भी नहीं सकता रियलिटी में, तब आप कैन नॉट बी डिटरमाइन के ऑप्शन लेते हो। देन मैम हो मैम इसका मैम हो गया मेरा। मैम 14 का क्या आंसर है? आप अपना बताओ, आपका क्या आंसर है, फिर बताती हूँ मैम मैं। 14 वाला समझा दो। मैम 15 मैम हो गया 15th क्वेश्चन। 14th में बोला गया था आपको कि टी जो है वो टॉलर है आपका पी और बी से। टी जो है वो लंबा है पी और बी से, बट शॉर्टर देन ए एंड क्यू। बट ये जो है वो छोटा है ए और क्यू से। टी जो है वो पी बी से तो बड़ा है लेकिन ए क्यू से छोटा है। पी इज नॉट द शॉर्टेस्ट, पी जो है वो सबसे छोटा हो ही नहीं सकता, तो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक ए है एक क्यू है, या तो ए भी हो सकता है और आपका क्यू भी हो सकता है। अब इसमें इसमें दो ऑप्शन बन रही हैं, सिंगल सिंगल तो बताया कि ए बी है क्यू बी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें जैसे हमें क्वेश्चन बताया गया है तो ए भी बन सकता है क्यू भी बन सकता है, दोनों भी बन सकते हैं, तो दोनों वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो लास्ट तो आपके पास ये डी ऑप्शन ही आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम नहीं बता सकते कौन। यस मैम। मेरा भी यही था मैम। नेक्स्ट 15। डन मैम। मैम 15th हो गया। ओके, मैम 15 मैम समझा दो मैम, आपको की आवाज कट कट के आ रही बार बार। हो गया 15 सबका? मैम आपका भी हो गया लक्षिता? मैम वो रह गया शायद मैम। मैम अश्विना मैम अश्विना का नहीं मैम, वो लेफ्ट हो गई है। लेफ्ट हो गई। और लक्षिता आपका हो गया? लक्षित आपका हो गया? मैम समझा दो मैम 15 वाला, आपकी आवाज बार बार कट कट के आ हुआ रही कि थी। नहीं हुआ है मैम क्लास आवाज में? नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रही हूँ 15th हो गया आपका? मैम मैम कह रहे हैं कि 15 हो गया। तो आंसर बताओ क्या आया 15 का, फिर अगर हो गया तो। डी ऑप्शन। मैम मैम सुरेश। मैम डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला पीडीएफ आपके साथ शेयर हो गया जो आपको करना है। मैम हम थोड़ा क्वेश्चन मैम अभी कर देते हैं, हम हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हो गया? हम हो गए फर्स्ट मैम। बाकियों का भी हो गया? मैम लक्षिता है इन क्लास में। चलो यस तो मैम बाकी टीम तो हो आप लोग। हम दो ही हैं। वो भी नहीं है लक्षिता? नो मैम। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों का हो गया फर्स्ट। यस मैम। अगला करते। क्या आंसर आया? मैम बी ऑप्शन। आपका सम्राट? मैम मेरा मैम सी ऑप्शन। सी ही इसका आंसर है, आपका गलत है आकांक्षा। सेकंड क्वेश्चन,
जब आपकी इसमें बोला है कि 30th है बॉटम से और 21st है उसका फर्स्ट स्टार्टिंग से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, तो 21st अगर उसका स्टार्टिंग से है, 30th उसका बॉटम से है, तो उससे पहले होंगे 20, लास्ट से वो 30th पोजीशन पे है, मतलब कि हो गए 29। एक है जो कॉमन है आगे पीछे दोनों में, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 49। 49 प्लस 1 कितना होता है 50 नहीं होता आपके पास। यस मैम। एक ही लड़की की बात है ना बच्चे, स्टार्टिंग से भी उसका रैंक है, पीछे से भी उसका रैंक बताया गया है, एक वो कॉमन है आपकी, चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, +1 कर देना, बाकी उनसे पीछे जितने हैं उनको ऐड कर देना, आप आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला, सेकंड, डन मैम। डन मैम। क्या आंसर आया? मैम 30। गलत है, एक मैम चीज गलत की, 32। ये भी गलत है। 45 तो टोटल ही है आपके पास, 45 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 49। 15 जो है वो टॉप से उसका है, तो माइनस कर दो 15, कितना हो जाएगा 30, +1 करना होता है, आंसर इज 31, सी ऑप्शन। थर्ड ओके क्वेश्चन, थर्ड, मैम। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? इसमें तो टोटल 15 क्वेश्चन है आपके। मैम ये इन क्या 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 लिखा है? क्यों? यस। क्यू, क्यू का मतलब होता है रो, रो की बात हो रही है। क्यू और रो जो होता है वो सेम चीज होती है आपके पास, वो भी इसका मतलब भी रो ही होता है। यस मैम। डन मैम। सम्राट का भी होने दो, आप नेक्स्ट फोर्थ करो तब तक। डन मैम। फोर्थ क्वेश्चन। सम्राट थर्ड हो गया। मैम कर रहा। हो गया। क्या आंसर आया? मैम 37। 37। फोर्थ क्वेश्चन करो। एक सिंगल लाइन में लड़कियां खड़ी हैं, एक लड़की है जो दोनों एंड से ही 19th पोजीशन पे है, तो उसका आंसर कितना आएगा? मैम होगी लक्षिता ज्वाइन। ओके, 9th order from both and how many girls are there in a class? मैम डन मैम। मेरा हम्म, मैम मेरा हो गया है फोर्थ क्वेश्चन। हो गया। क्या आंसर आया? हम लक्षित करेगा। मैम भी। बी, वेरी गुड। लक्ष्य तो आपका हो गया। मेरे में भी है। लक्ष्य तो आपका हो गया। यस मैम। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको बोला गया है सुरभि का रैंक जो है वो 18th है क्लास में, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 है, आपने बताना है उसी लड़की का बॉटम से रैंक कितना आएगा। एक साइड से गिवन है, दूसरी साइड से उसका रैंक बताना है कितना है। डन मैम। ओके, हो गया।
कर रहे हैं अभी सब। डन। यस मैम, 6th क्वेश्चन मैम हो गया। क्या आंसर आया 5th का? मैम लक्षिता, लक्षिता आंसर क्या आया? मैम मैम 5th का कितना? क्या आंसर आया बच्चे, बोलो। मैम सी आपका कितना है लक्षिता? मैम 5th का मैम ए ऑप्शन है। आपका क्या है सम्राट? मैम ए ऑप्शन मैम कर रहा। कौन सा? हम समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा जब आप लोग पढ़ते नहीं हो पुराना? यहाँ पे बोला गया ए टोटल ऑप्शन मैम नंबर, 31। गलत है। 49 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 18th उसका एक साइड से पोजीशन गिवन है, कितने पे रैंक है उसका, तो इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 1, और 4 में से 1 करोगे 3 आएगा। अब जब उसका लास्ट से आपको रैंक बताना है तो +1 नहीं होता, 32 नहीं आएगा आंसर। आप लोग जब पढ़ते मैम 31 आएगा जब आंसर आप अगर हम पढ़ते ही 49 नहीं को हो 18 पुराना तो से आपको कैसे माइनस समझ आएगा? करेंगे। फिर अगर आप पढ़ोगे पिछला देखोगे एक बार तभी आपको समझ आएगा ना कैसे निकालना है। 6th क्वेश्चन। मैम मेरा आंसर सही है। आपने 31 बोला था, मैंने आंसर 32 बताया। +1 भी ऐड होता है उसमें, माइनस करने के बाद एक नंबर ऐड भी होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो। ओके हो गया हो गया। सबका हो गया 6 वाला? यस मैम। आपका नो लक्षिता? मैम अब लक्षित का नहीं हुआ है। मैम 6th वाला हो गया। क्या आंसर आया? मैम क्या आंसर आया? मैम डी ऑप्शन। बाकियों का क्या आंसर आया? मैम मेरा डी ऑप्शन है मैम डी। आपका सम्राट, आपका भी डी आया? नो मैम मेरा बी आया। बी ही इसका आंसर है, डी वालों का गलत है। 18 कैसे आ गया आप मुझे पहले एक्सप्लेन करना। 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आता है, 12 में से 1 करोगे 11 आता है, दोनों को ऐड कर दोगे 15 हो जाएगा, +1 आप करोगे तो 16 होता है, ये 18 आता है आपका। मैम 16। तो इनका 18 कहाँ से आ रहा है फिर? 18 कहाँ से आया आपका? आपने इन्हीं को डायरेक्ट ऐड कर दिया, 12 + 5 प्लस में 1 कर दिया और 18 आ गया। एक ही बच्चे, एक ही लेटर की पोजीशन की बात हो रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी, वो कॉमन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट 7th। एंजल ना माइक बंद रखो अपना, आप 7th क्वेश्चन करो। आप ये पता नहीं चलता है। लक्षिता माइक बंद कर लो। हाँ ठीक है। आ गया मैम मेरा आंसर।
ओके, बाकियों का होने दो। मैम मेरा भी ध्यान से देख लेना आकांक्षा, 3 क्वेश्चन पहले वाले गलत हो गए आपके। ओके मैम। हुआ लक्षिता? मैम हो गया मैम। यस मैम। क्या आंसर है लक्षिता? मैम बी ऑप्शन। गलत है। आपका आकांक्षा? मैम डी ऑप्शन। आपको बोला गया था कि अश्विनी का जो रैंक है स्टार्टिंग से वो 15th पोजीशन पे है। अगर उसको 6 प्लेसेस, मैम मेरे वीडियो है। भाई जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो माइक अपना। अश्विनी का जो रैंक है वो 15th है स्टार्टिंग से, लेफ्ट हैंड से उसका 15th पोजीशन पे है। टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं उसमें 37 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका? 22। 22। 22। अब आपको बोला है कि 6 प्लेसेस और आगे को उसने शिफ्ट करना है, तो इसमें 6 और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 28 होगा आपका। ठीक है इतना? यस मैम। अब बात आती है कि आपने उसी की पोजीशन राइट हैंड से बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपके 37 ही रहेंगे, उसमें से माइनस कर लो अपना 28, कितना आएगा? मैम 16। 16 यस मैम। कि 15? 16 या 15? मैम 15। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको बोला गया था 37 बॉयज हैं और उसकी 15। अच्छा, ये आपको आगे पीछे वाला ही सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया है कि 15th पोजीशन पे वो एक्चुअल में है, उसमें 6 प्लेस और शिफ्ट करो आगे को, तो ये कितना हो जाएगा? 21। ठीक है। यस अब ये आगे को शिफ्ट हो गया तो 21th पोजीशन पे चला गया। इसी की आपको पोजीशन बतानी है राइट हैंड से, तो 37 में से माइनस करना है 21, कितना आ जाएगा? 16। और अब उसी की जब पोजीशन आप बता रहे हो तो +1 आप करते हो तो आपके पास आएगा 17 इसका आंसर। ठीक है लक्षिता? यस मैम मेरा मैम यही था। ओके लक्षिता, ठीक है। रिपीट करूं? नो मैम। मैम मेरा भी यही। नो मैम। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आपका। 30 स्टूडेंट है, महेश का जो रैंक है वो 14th है लेफ्ट से और रमेश का 20th है राइट से। आपको बताना है रमेश और महेश के बीच में कितने बच्चे हैं, लेकिन ध्यान रखना या तो दोनों का रैंक पहले आप लेफ्ट से ही निकाल लो या फिर दोनों का रैंक आप राइट से निकाल लो। एक का तो है ही गिवन आपका, दूसरे का भी सेम उससे निकाल लो, क्योंकि टोटल आपके पास स्टूडेंट गिवन ही है। वहां से एक साइड से निकालो, फिर दोनों जब एक ही साइड से आ जाएंगे फिर आप इजिली बता पाओगे उनके बीच में कितने बच्चे हैं। यस मैम। जल्दी करो 8th और बताओ। मैम अपनी मर्जी राइट और लेफ्ट से कहीं से निकाल सकते हैं। अपनी मर्जी आपकी, आप चाहे लेफ्ट से देखो दोनों को चाहे राइट से देखो, बट ये है कि एक साइड से देखना है दोनों को। यस मैम राइट। राइट से देखो चाहे लेफ्ट से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक का मैम तो हो गिवन ही गया है, उस दूसरे का वाला। ही निकालना है। मैम 8 का हो गया। 9th करो फिर अपना, 8th हो गया अगर, बाकियों का भी हुआ नहीं है। डन, सबका हो गया? यस मैम। 9th क्वेश्चन। आपका हो गया सम्राट 8th वाला? मेरे 8th हो गया है क्या आंसर आया? मैम। क्या मैम 3rd। बाकियों का? मैम ए ऑप्शन। और आपका लक्षिता?
आपका लक्षिता क्या आंसर आया 8th का? मैम म्यूट है। एक क्लास में 30 स्टूडेंट बताए हैं आपको, 30 स्टूडेंट बताए हैं। महेश का जो है वो लेफ्ट साइड से 14th पोजीशन है। तो अगर उसी का आपको राइट साइड से देखना है तो क्या करोगे? 30 में से माइनस कर लो अपना 14, कितना आएगा? 16। ठीक है मैम हाँ जी, मैंने यस मैम कहा। 16। अब 16 में क्या करते हो आप? प्लस करते हो 1 तो आपके पास आ जाएगा 17th, मतलब उसी एक लड़के की पोजीशन जो है वो 17th पोजीशन है राइट हैंड से। दूसरा जो है पहले ही 20th पे है, ये आ गया 17 पे। तो इनके बीच में 18 और 19 दो ही तो नंबर आते हैं। 2 स्टूडेंट होंगे इनके बीच में, 3 और 4 कहाँ से आ गए आपके पास? मैंने भी मैम 2 ही बोला था मैम मैंने, लेकिन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। आपको मेरी नहीं आ रही थी, मुझे आपकी नहीं सुनाई दे रही थी, आपका म्यूट ही था आगे से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका 9th। सुनील इज हैवियर देन अभिनव बट नॉट एज हैवियर एज राजीव। अभिनव इज हैवियर देन जयेश। काशी इज हैवियर सुनील बट नॉट एज हैवियर एज राजीव। हु इज द हैवियस्ट? कौन सबसे भारी है? हो गया बाकियों का? मैम किसका बचा एक का? लक्षिता। मैम लक्षिता का। बताओ 9th। का बचा है। 9th आकांक्षा का, जल्दी करो। आंसर का हो गया है मैम। मैम हो गया है। जो बताओ फिर 9th का आंसर जब सबका ही हो गया तो। मैम सी ऑप्शन मैम राजीव। और लक्षित आपका क्या है? मैम मेरा मैम 9th का ना, मैम मेरा 9th का मैम सी ऑप्शन है मैम सी। चलो सबका सही है। अब आपको होमवर्क के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, एक 10th और एक 11th। 2 ही क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, मुझे बताना है। ओके मैम। ठीक है मैम ओके यस मैम। चलो ठीक ठीक है, कल मिलते हैं। बाय मैम।